Hello friends, Assalamu alaikum. I am Abdullah Ansari of class 12th. I am today here to present my presentation on the topic related to organizing. Basically, we know बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। बेसिकली इसका हम मीनिंग जाने जब जैसे कि मैनेजमेंट के हमने फंक्शन पढ़े, जैसे कि मैनेजमेंट में फंक्शन होते हैं, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, उसी तरह से ये भी फंक्शन है ऑर्गेनाइज उसका मैनेजमेंट का। तो इस फंक्शन के अंदर हम बेसिकली इसमें थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं। जब कभी भी हम कोई प्लान थिंकिंग करती है जो कि टॉप अथॉरिटी से इंप्लीमेंट होता है टू लोअर अथॉरिटी तक, तो उसमें सारी चीजें डिसाइड होती हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो कि उसकी प्लानिंग ये है, ऑर्गेनाइजिंग ये है, स्टाफिंग ये, हर चीज होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग जो होता है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जब कभी भी हम प्लान, तो हम बहुत कुछ करते हैं कि हमारा 5 ईयर प्लान ये हमारा 10 ईयर प्लान ये, 15 ईयर प्लान ये, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें। जैसे कि हमने बहुत कुछ सोचा है कि हम एक बड़ी कंपनी डालेंगे, एक फैक्ट्री ओपन करेंगे, एक इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, एक स्कूल खोलेंगे, लेकिन वहां क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, क्या क्या रिसोर्सेस है, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, किस तरह उसको यूज करना है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रीफली। सो वंस द प्लान हैव बीन लेड डाउन and objective specified therein, the next step is organize resources in a manner which leads to the accomplishment of objective. जब कभी भी हम अपना जो प्लान होता है उसको हम लेट डाउन कर लेते हैं, जब हमारा प्लान कंप्लीट हो गया, तो हमारा जो होता है ऑब्जेक्टिव, के हमें ये ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा स्पेसिफाई हो गया ऑब्जेक्टिव। अब वो स्पेसिफाइड हो गया ऑब्जेक्टिव, तो अब ये यहाँ ये होता है, तब हमारी ऑर्गेनाइजिंग जो होती है वो स्टार्टिंग होती है कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है। हमारा बिल्कुल क्लियर माइंड स्टेट, क्लियर गोल हो जाता है। तो उसके अंदर ये द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेस मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन सच अ मैनर दैट प्लान कैन बी सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड। जो भी एक्टिविटीज है वो हमारी इस तरह इस द्वारा होनी चाहिए कि जो हमारा जो प्लान था वो इंप्लीमेंट स्मूथली हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बेसिकली द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, द एम ऑफ द मतलब द पर्पस और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग इज इनेबल पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। मतलब कि किसी एक कॉमन पर्पस पे सब लोगों को साथ लाना, सबको एक साथ काम कराना, वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग का मेन पर्पस था। जैसे कि हमने प्लान ले डाउन कर लिया, सब कुछ हमारे पास, फाइनेंस रिसोर्सेस हमारे पास हैगा, रिसोर्सेस हमारे पास हैगा, लैंड हमारे पास हैगी, हर चीज हमारे पास हैगी, मार्केटिंग वगैरह, लेकिन हमें जब तक यही नहीं मालूम कि उसको रिसोर्स को मतलब किस तरह यूज करना है, कैसे करना है, किसको क्या वर्क करना है, तो नहीं कर सकते हम। लाइक वी आर टेकिंग एग्जांपल आर कोचिंग। जैसे कि सपोज assessor in the top level management, also Kashif sir and all those teacher, but we are not. So assessor divided the everybody to their work. Like Kashif sir responsibility accounts, class 12, class 11 बच्चे commerce side. Like Shajib sir who will handle BA and entrance preparation and 11, 12, all these. एंड लाइक ऑल अदर टीचर्स लाइक महविश मैडम वगैरह जो भी है ए टू वाई जेड, तो उन सबको जो है सबको अलग अलग वर्क दे दिया। अगर सब टीचर ये कह के हम टीचर है, हम पढ़ाएंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये होता है कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें। अब सर ने क्या करा, हमारे ने उसको ऑर्गेनाइज करा कि काशिफ साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शाजिफ सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना कि हम किस मैनर के अंदर उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। The word organizing, basically the word organizing is derived from organism, which means that a unit with many parts and each part of it, even though working independently, has a definite relation with the main unit. Organism, ये organizing word जो आया basically drive हुआ है organism से। उसका meaning ये होता है कि एक organism means that a unit, एक unit with many parts, which has a many parts and each part working independently, but everyone has a specific goal and work on a common goal, like independently has a definite relation with the main unit. Like आप ये पेनक्रियाज जिस तरह से डायग्राम दिखाया गया है कि इसके अंदर जैसे कि हमारा स्टमक होता है, उसके अंदर पेनक्रियाज होता है, लीवर होती है, तो उसके अंदर हाइड्रोलिक एसिड वगैरह होती है, सबके जो होती है अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन सबका मेन पर्पस ये रहता है कि फूड को हम किस तरह डाइजेस्ट करें, किस तरह वो प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह वो फैट में कन्वर्ट करेंगे और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देगा। Organizing is the process of identifying, grouping various activities and bringing together physical, financial and human resources and establishing productive relation among them for the achievement of the specific goal.
ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि हमें ये आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है कि जो ग्रुप एक्टिविटी जो हम करने के लिए जाने वाले हैं, जो हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो फिजिकली, फाइनेंशियली एंड ह्यूमन रिसोर्स को सही से प्रॉपर वे में उसको यूज कर सके, बेटर वे में, ताकि जो हमारा जो एक गोल है स्पेसिफाइड, जो हमने एक गोल अचीव कर रखा गोल है, वो हम स्मूथली अचीव कर सके। जैसे कि एमडी होते हैं, अब जैसे कि बहुत सारे मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, हेड मैनेजर होता है, सेल मैनेजर होता है आपका, और परचेज मैनेजर होता है। अब ये सारे के सारे मैनेजर हैं। अब देखिए जो जो कंपनी का ऑनर होता है, सीईओ या चेयरमैन हो, वो तो टॉप लेवल के अंदर आते हैं। अब वो उनके पास जो रहता है बहुत सारा वर्क रहता है, वो उनको बर्डन रहता है कि कंपनी किस तरह से उनका एक कोर एक्टिविटी पर फोकस रहता है। मैन, मेरी कंपनी ने अगर इस साल इतना ग्रोथ करा तो नेक्स्ट ईयर कैसे इंप्रूव करूं। तो वो इस चीज नहीं देखते कि मेरी फैक्ट्री में ये प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, परचेज कैसा चल रहा है, फाइनेंस कैसा चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, एक बंदे को हायर करते हैं जिसको हम एमडी बोलते हैं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो सारे के सारे जितने भी जो हमारे जो आपका मैनेजर होते हैं, वो सब उसके कंट्रोल में रहते हैं। ऐसा नहीं कि सेल्स मैनेजर का नहीं भाई ये इस तरह से सेल होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परचेज मैनेजर जो है वो अपना करेगा, लेकिन उसको अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उसको ये अथॉरिटी मिल चुकी है कि आप ये गुड्स परचेज कर सकती हो। उसका क्वेश्चन जो करेगा वो एमडी करेगा। एमडी से जो क्वेश्चन करेंगे, जो उससे टॉप लेवल के होंगे, वो लोग उससे क्वेश्चन करेंगे। अब ऑर्गेनाइजिंग जैसे कि हमने पढ़ लिया, इसके अंदर कई तरह की स्टेप होती है। आइडेंटिफाई, डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई एंड डिफरेंट टाइप्स। तो नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीवन। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑन माय पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक लाइक जैसे कि सपोज we organized I think maybe before few months ago, assessor organize a ऑर्गेनाइज अ फंक्शन ऑन द कोचिंग एडवांसमेंट एंड कोचिंग ट्रीटमेंट। तो उसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था, उसके अंदर चीफ गेस्ट वगैरह सब लोग आए थे। तो असिस्टर ने सबसे पहले क्या करा, उसको ऑर्गेनाइजिंग की बेस्ट एग्जांपल है कि हमने एक फंक्शन करा। अब ये फंक्शन हमने अराइज कर लिया कि हमें इस तरह से ये हमारा फंक्शन, हमें इस फला तारीख को या इतने टाइम पर हमें इस तरह से ये जजेज आएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ ये होता है कि किस तरह से अरेंज करा, कि किस तरह से उन्होंने वर्क को डिवाइड करा, कि काशिफ सर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, शाजिब सर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीफ गेस्ट आए उनको किस तरीके से ट्रीट करा, रेवोल्यूशन वीट, और तरह तरह के जो स्टूडेंट्स थे उनको अलग अलग, सबको अलग अलग डिफरेंट दिया, स्पीचेस तैयार की गई, जो नाश्ता वगैरह था उसको किस तरह प्रिपेयर करे गया, और भी बहुत सारे लोग लगे। तो उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो हमने प्लान कर लिया कि हमें ये फला तारीख को ये काम करना है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना, वो किस तरह करना, उस अपने वर्क को किस तरह उन्होंने डिवाइड करा, किस तरह से जो जिस वर्क के लायक है, जो वो क्वालिफाई है उस फील्ड के अंदर, उसको वो वर्क असाइन करा। और जो आपका फिर सबसे अकाउंटेबिलिटी हुई कि मतलब कि रिपोर्टिंग रिलेशन सबसे रिलेट करा कि किस तरह से ये आपको मैंने वर्क दिया या आपने असाइन करा या नहीं करा। तो नाउ वी विल टीच ईच एंड एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क। It means dividing total work into specific activities. These activities are then grouped into jobs or assigned to different individuals. The work is divided into manageable activities so that duplication can be avoided and the burden of work can be shared among the employees. बेसिकली जब हमें ऑर्गेनाइज करना होता है, सबसे पहले जो स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग का, वो ये होता है कि हम अपने वर्क को आइडेंटिफाई करें कि हमारा वर्क क्या है। फिर हम उसको जो है वो डिवाइड करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। जैसे कि हमारी कोई फैक्ट्री या कोई हमारी कंपनी है, तो उसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजर अलग, परचेज मैनेजर अलग, सेल्स मैनेजर अलग और एमडी अलग, सबको डिवाइड कर दिया, सबके सब सुपरिटेंडेंट हो गए। जो स्पेशल है जिस चीज के अंदर, उसको वहां दिया। जिससे ये होगा, जो फाइनेंस वाला होगा वो अपना काम देखेगा, प्रोडक्शन वाला होगा वो अपना काम देखेगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वहां खत्म हो जाएगा। जो सिमिलर वर्क एक दूसरे से करेंगे तो वो वहां पर कम हो जाएगा। उससे क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्ट में इफेक्टिवनेस आएगी, इफिशियंसी आएगी। डिपार्टमेंटलाइजेशन। द सेकंड स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज टू कंबाइन और ग्रुप और रिलेटेड जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट्स, डिवीजन और सेक्शंस। दिस ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज इज नोन एज departmentalization. Departmentalization can be created using several criteria as a basis, function, product, territory. जब हम अपने उसको पहचान लेते हैं, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया उस वर्क को और उसको डिवाइड कर दिया, तो दूसरा फंक्शन क्या रहता है, जो जिस फील्ड में डिपार्टमेंट जो सिमिलर वर्क है
और जो एक दूसरे से रिलेट करता है, जैसे कि फाइनेंस का वर्क है, अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो उसको हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया। कहीं ऐसा नहीं है कि फाइनेंस की चीज जो है वो प्रोडक्शन के साथ में डाल दी, प्रोडक्शन की चीज प्रोडक्शन के उसके डिपार्टमेंट उसके अंदर डाल दिया आपको फाइनेंस में। जो जिस फील्ड के अंदर स्पेशल और जो उस चीज से रिलेटेड सिमिलर है तो उसको उसी के साथ हमें दे देना है। थर्ड आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द अलॉटमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड एटीट्यूड। अब ये कि हमारे पास वर्क है, हमें मालूम है कि हमारा गोल ये है, हमें उसको अचीव करना है। अब हमें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर थर्ड स्टेप ये आता है कि जो जो जिस वर्क के लिए अजाइन है, जो जो जिस वर्क के अंदर कैपेबल है, जो जिस वर्क को अच्छा टैलेंट रखता है, स्किल रखता है, नॉलेज रखता है, तो उसके लिए हमें वही वर्क देना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं फाइनेंस में बहुत अच्छा हूं, अब मेरे हाथ में दे दे प्रोडक्शन, अब मेरा भाई फाइनेंस में इतना अच्छा नहीं, वो प्रोडक्शन में अच्छा है, उसको मिल जाए प्रोडक्शन फाइनेंस, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। जो जिस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, जो जिसमें जिसका कमांड है, ताकि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करा सके, उसको हम असाइन करेंगे कि आपका ये वर्क है, आप ये करेंगे और दूसरा नहीं करेगा। जैसे कि ईच इंडिविजुअल शुड नो फ्रॉम whom he has received order and to whom he has answerable। जो इसके अंदर क्या करते हैं, जब हम असाइन कर देते किसी को ड्यूटी को, अब ऐसा तो नहीं हमने ये टास्क दे दिया किसी को, अब जरूरी है कि अथॉरिटी तो हमने दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सामने वाला बंदा भी तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब 10 लोगों को हमने ये वर्क दिया, अब उस टीम का जो हेड बना देते हैं वो एक सुपीरियर होता है, जो उस टीम का हेड होता है, जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, वो उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, अकाउंटेबल होंगे उस चीज की। जो टॉप अथॉरिटी होगी वो रिस्पॉन्सिबल करेगी सुपीरियर से कि हमने आपको वर्क दिया था, क्या हुआ इस वर्क का। ये अकाउंटेबिलिटी करेंगे अपने, किससे करेंगे, इंडिविजुअल जिन्होंने सबऑर्डिनेट इनके नीचे होंगे उनसे करेंगे ये। अब जैसे कि हमने स्टेप भी पढ़ लिया ऑर्गेनाइजिंग का, कि स्टेप ये ऑर्गेनाइजेशन के ये 4 स्टेप हमने पढ़े, बहुत ब्रीफली इसके बारे में एक्सप्लेन करा। अब आता है इंपॉर्टेंस। अब ऑर्गेनाइजिंग जो है वो इंपॉर्टेंस क्यों हमारे लिए, कैसे महत्व है ऑर्गेनाइजिंग। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मेक्स क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क, एवरी जॉब इज असाइंड टू द राइट पर्सन। जब ये होता है कि किस तरह से ये इसका एक इंपॉर्टेंट ही है कि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो बंदा जब हम वर्क को डिवाइड कर देती, जो जिस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होता है, कि हम उसको वो वर्क असाइन कर देती। एवरी जॉब इज असाइन टू द राइट पर्सन, जो उस चीज के लिए राइट है उसको वही दे देंगे। द साइंटिफिक एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन एंड इट्स रिलेटेड एडवांटेजेस, ये साइंटिफिकली भी प्रूव करेगा गया है। ये हेनरी फ्यूल के हमने प्रिंसिपल्स में ये बात पढ़ चुके हैं कि जो बंदा जिस चीज के अंदर अच्छा हो, जो कैपेबिलिटी उसके अंदर हो, उसको वो वर्क दो। उसके अंदर क्या है, एक तो उसके अंदर उसकी ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट बढ़ेगा, क्रिएटिविटी उसके अंदर आएगी। जो हमारा वर्क है वो, जो जहां पर हमारे वर्क के अंदर 10 मिनट्स लग रहे हैं, वो उसकी जगह 8 मिनट लगेंगे। Clarity in working relationship. A good organization structure follow the principle of unity of command, which specify who is to report to whom. It minimize conflicts and confusion. जैसे कि हमने अभी फंक्शन में मैंने बताया था आपको, इसी तरीके से यह है कि इसका क्लियरिटी इन वर्किंग, जो हमारा वर्किंग रिलेशन है वो अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं फाइनेंस की टीम के अंदर हूं, मैं फाइनेंस का हेड बना दिया गया मुझे, तो मैं अपना वर्क करूंगा। कोई प्रोडक्शन का हेड है वो अपना वर्क करेगा, कोई आपका परचेज मैनेजर की टीम में सबऑर्डिनेट है वो अपना वर्क करेगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि परचेज वाला कहेगा नहीं साहब आप फाइनेंस को इस तरह करो, या फाइनेंस वाला कहेगा। जब हम लोगों को हमारा जो गोल है, जो हमें वर्क मिल चुका है, जब वो हमें गिवन हो गया, तो अब हम ये नहीं करेंगे, हमें उसके अंदर हमें क्लियरिफाई रहेगी, कि क्लियरिटी रहेगी माइंड के अंदर कि यार मुझे ये काम करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, वो मैं अपनी क्रिएटिविटी लगाऊंगा किस तरह करना है। कोई दूसरा बंदा मुझे आके रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, मुझे ये अथॉरिटी मिल चुकी है सबऑर्डिनेट से, अपने टॉप लेवल से। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Organizing leads to the proper usage of all material, financial and human resources. The proper assignment of job avoid overlapping of work and also makes possible the best use of resources. इसको हम बेसिकली यहाँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें क्या होगा, जब हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे जो हमारा मतलब कि रिसोर्सेज होगी, उसको हम बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ
फाइनेंशियल। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, जैसे कि कोई बंदा किसने मास्टर करा एमबीए से, एमबीए करा है और फाइनेंस से, और किसी कोई सीए वगैरह, तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा अगर हम उसके हाथ में देंगे तो क्या होगा, उससे जो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है कोई प्रोडक्शन वाला बंदा या कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, वो क्योंकि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। और जैसे कि जो जिस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट, जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है, अगर उसको वो वर्क मिलेगा, एक तो हमारा क्या होगा, हमारे टाइम सेव होगा, वो स्पेसिफिक हमारा टाइम सेव हो जाएगा। आपको दूसरी चीज जो इफेक्टिवनेस आएगी, और दूसरी चीज आएगी इफिशियंसी आ जाएगी। जहां प्रोडक्शन हमारे 10,000 हो रहा है, वहां प्रोडक्शन होगा 12,000, क्योंकि जो बंदा जिस चीज के लिए कैपेबल है, हमने उसको वही वर्क असाइन करा है, कोई दूसरा वर्क नहीं करा। जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपए में आ रही है, अब वो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 9 रुपए 50 पैसे आएगी। 50 पैसे अगर हम लार्ज स्केल पे लगाए, साल में हमारा कहीं ना कहीं होगा, जिससे हमारी कंपनी की प्रॉफिट हो सकती है और हम वर्कर को बोनस भी दे सकते हैं। effective 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 administration, organizing help effective administration by providing a clear description of jobs and related duties. This help to avoid confusion and duplication. जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी चीज को, ये हमारा वर्क है, हम उसको ऑर्गेनाइज करना कैसे करना, हमारा जो गोल है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, हर हर जो बंदा होता है, एवरी इंडिविजुअल जो होता है, उसको उसका वर्क मिल जाता है कि आपको देखो ये करना है। कहीं ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज रहो कि मैं प्रोडक्शन के पास जाऊं, प्रोडक्शन मैनेजर मैनेजर के पास जाऊं, या अपना फाइनेंस मैनेजर के पास जाऊं, ऐसा नहीं। आपको आपके माइंड के अंदर क्लियर 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 गोल है आपका, कि मुझे मेरा वर्क मिल चुका है, मुझे अपने वर्क पे फोकस करना है। कहीं मुझे ये नहीं देखना कि वो सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। तो उससे क्या होगा, मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो एक बूस्टअप होगा, और जो मैं मोटिवेट रहूंगा, मैं क्रिएटिव बनूंगा कि किस तरह से जो मेरा मेरा वर्क दिया गया है, मैं अपने वर्क के साथ किस तरह से मैं लग सकता हूं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, organizing helps in the development of personnel by delegation of work to subordinate. Organizing stimulates creativity among the managers. It also provides opportunity to the subordinate to utilize their talent. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये भी एक इंपॉर्टेंस ही है इसकी ऑर्गेनाइजिंग की, कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल किस तरह से ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि सपोज लाइक वी टेक एग्जांपल, जिस तरह से जब हमारी जो डिपार्टमेंट सब में हमने अलग अलग कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया हमने डिपार्टमेंट को, अब जो डिपार्टमेंट के अंदर जो सब ऑर्डिनेट होंगे, उन सबको उनका वर्क मिल चुका है कि अब ये वर्क है। अब उनके ऊपर ये जो हेड होता है, वो हेड कहता है कि आपको वर्क जो है वो असाइन करना, हमें ये टास्क मिला, हम इसको पूरा फुलफिल करना। तो उस टास्क के अंदर क्या रहता है बेसिकली, कि जो जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो किस तरह से अपने माइंड को क्रिएटिव कर सकती, किस तरह से वो वर्क को असाइन कर सकती, किस तरह से वो वर्क को इससे अच्छे तरीके से कर सकती। तो उसमें क्या होगा, हर किसी को जो होता है राइट मिलता है, किस तरह से वो खुद को डेवलप कर सकता है, और किस तरह से वो अपने गोल को बहुत अच्छे से पेश कर सकता है। Expansion and growth. Organizing helps in the growth and expansion of an enterprises by bringing an order from everything. देखिए, जब जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी में कोई डिस्प्यूट नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट अपना अलग काम कर रहा है, परचेज अपना अलग काम कर रहा है, जो टॉप लेवल अथॉरिटी है वो अपना काम कर रही है, जो लो लेवल अथॉरिटी है वो अपना काम कर रही है, जो मिड लेवल मैनेजमेंट है वो अपना वर्क कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो कंपनी जो है वो एक डायरेक्शन में, जो उसका गोल है वो अपने डायरेक्शन की तरफ बिल्कुल मूव ऑन कर रही है। उसमें क्या होगा, जो कंपनी की ग्रोथ होगी, जो कंपनी के न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, और जो कंपनी की एक्सपेंड करेगी कंपनी, और कंपनियों की ग्रोथ होगी, जो कंपनी की प्रॉफिट इस साल इतनी है उसकी ग्रोथ होगी, जो कंपनी का रेवेन्यू इस साल इतना है उसका होगा, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हो रहा, क्योंकि ईच एंड एवरी वन नो द देयर वर्क। तो उसकी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, जो कंपनी है वो अच्छे से ग्रोथ कर सकती है।